हाँ तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हम कर रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर। आज इस क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हमने खंड अ कंप्लीट कर लिया है, आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा और इसके जो प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। खंड अ का ही जो पद्य और गद्य दोनों जो है हम कर चुके हैं, जिसके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के आंसर देने थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थान, तो मैंने बताया था आपको 6 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी हम देख चुके हैं। और अब हम करेंगे आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इसमें अति लघुत्तरात्मक भी शामिल है आप और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी शामिल है, तो इनको हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। इसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। तो फीचर जो है ना, इसके कई प्रकार के अलग अलग कई प्रकार होते हैं, तो इसमें से कोई 4 प्रकार आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि फीचर के 4 प्रकार हैं, ऐसा करके आप लिखें, या फिर ऐसा लिखें कि फीचर के 4 प्रकार इस तरह हैं। पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि 4 पूछे हैं तो 4 पॉइंट लिखना आपको है ना। इस जिस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखेंगे तो बेस्ट नंबर आएंगे आपके। तो आप लिखेंगे नंबर 1 व्यक्तिगत फीचर, नंबर 2 समाचार फीचर, कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पे। नंबर 3 रहेगा चित्र परक फीचर और नंबर 4 रहेगा यात्रा परक फीचर। तो ये हो गए फीचर के 4 प्रकार। और भी कंप्लीट पढ़ेंगे हम फीचर लिखते कैसे हैं, फीचर क्या होता है, इसकी विशेषताएं, सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनसे संबंधित प्रश्न भी करते रहेंगे और कंप्लीट टॉपिक भी इसका अपन पढ़ेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे। अगर आपने पार्ट पढ़ लिया है बच्चों तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका वो कंप्लीट उसकी समरी भी हम देख लेंगे। और यहाँ पे बता दूं कि किशनदा जो है ना, किशनदा जो जब वहाँ पे यशोधर पंत जब किशनदा के पास जाते हैं नौकरी के लिए, जब ये दिल्ली आए थे तो इनको नौकरी नहीं मिली शुरू में, और नौकरी नहीं मिली तो ये किशनदा के यहाँ पे रहते, किशनदा के घर पे ये रहते थे। किशनदा अकेले रहते थे, उनके वो परिवार के साथ नहीं रहते थे, तो जो भी लोग इनके गांव से दिल्ली आते थे वो किशनदा के यहाँ पे रहते थे। इसी तरीके से यशोधर पंत भी वहां पे रहे थे। तो जब यशोधर पंत की नौकरी नहीं लगी तो किशनदा ने उन्हें 50 रुपये इसलिए दिए थे कि भाई जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक वो काम तो चलाना पड़ेगा, तो घर पे पैसे भी भेजने पड़ेंगे और साथ ही साथ कपड़े भी लाने पड़ेंगे। तो क्या किया कि किशनदा ने यशोधर पंत को 50 रुपये उधार दिए ताकि यशोधर पंत अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें, क्योंकि गांव में तो रहेगा ना कि भाई नौकरी कर रहा है तो पैसे कहाँ हैं, तो थोड़ा गांव में भी भेज सके और साथ ही साथ अपने खुद के लिए कपड़े भी बनवा सकें। अगला हमारा प्रश्न है जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक जो है ना, लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी। आपको याद होगा कि लेखक का पिता जो है वो लेखक को स्कूल नहीं भेजता था, बल्कि पूरे दिन खेत में काम करवाता था और खुद जो है वो पूरे गांव में इधर उधर घूमता रहता था। तो लिखना है कि खेती के काम कराने के कारण लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, कहा स्कूल नहीं जाएगा, दिन भर खेती का काम करेगा, दिन भर खेत में काम करेगा, है ना। और जो है वो सबसे पहले गन्ना जो वो सबसे पहले जो है वो मार्केट में भेजने का काम करते थे, उससे बैलों से वो पीस करके और उसका रस निकाला जाता था, गुड़ बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राखलदास बनर्जी कौन थे और यहां पर किस वर्ष आए थे। तो राखलदास बनर्जी जो बच्चों हैं एक पुरातत्ववेत्ता थे और ये 1922 में यहाँ पर आए थे। इसी तरीके से आपको लिखना है, सभी प्रश्नों के आंसर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है। तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ के साथ की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से अधिक है, 50,000 से ज्यादा है। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, पतंगों की तितलियों से क्या समानता है। ये जो प्रश्न है ये आलोक धनवा साहब की जो रचना है बच्चों, आलोक धनवा साहब की जो रचना है पतंग जो कविता है, तो इस पतंग कविता से लिया गया है। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इस पतंग कविता में पतंग की तुलना कवि ने तितलियों के साथ की है। क्यों की है, क्योंकि तितलियां भी आसमान में उड़ती है, पतंगें भी आसमान में उड़ती हैं। तितलियां भी हल्की होती है, पतंगें भी हल्की होती है। तितलियां भी रंग बिरंगी होती हैं, पतंगें भी रंग बिरंगी होती हैं।
तो ये सारी समानता यहाँ पे दिखाई गई है। तो लिखेंगे कि तितलियों के समान पतंग भी कोमल होती है, वह रंग बिरंगे हल्के कागज से बनी होती है और वह आसमान में लहराती है। जैसे तितलियां वैसे की वैसी पतंग है। तो दोनों एक जैसी समानता है दोनों में, इसलिए कवि ने यहाँ पे पतंग की समानता तितलियों के साथ दिखाई है। अगला क्वेश्चन है 10वां कि गगरी फूटी रह जाती है और बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। पियासे का मतलब होता है प्यासे, है ना, प्यासे, पानी की जिसको जरूरत हो, प्यास पीना हो तो वो प्यासा। तो बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं, ये जो कथन है इस कथन की सांकेतिकता को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि कवि क्या संकेत क्या करना चाहता है, मतलब क्या दिखाना चाहता है। सीधी सीधी बात ना कह करके कवि इस तरीके से कह रहा है तो इसका अर्थ क्या है। तो देखो लिखना है कि स्वतंत्र भारत में बनने वाली जो विकास योजनाएं हैं, इन विकास योजनाओं का जितना पैसा आता है वो पैसा भ्रष्टाचार की गगरी के छेद या फूटेपन को व्यंजित करता है। मतलब पैसा ऊपर से आता है तो बीच में कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि वो कमीशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है कि जिस तरीके से कोई मटकी होती है और मटकी में अगर छेद हो जाए तो पानी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। तो उसी तरीके से पैसा कम होता जाता है, कम होता जाता है। और अनेक विकास योजनाएं बनने के बाद भी भारतीय जन आज भी भूख प्यास से त्रस्त है। तो निचले लेवल तक उसका पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता, इसलिए आज भी स्थितियां जो है वो इस प्रकार की बनी हुई हैं, जिसका कारण है बीच बीच में पैसे का जो है वो बंटवारा होता जाना। अब हम करेंगे खंड ब, और बच्चों खंड ब में आपका रहेगा लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द, है ना। अधिकतम 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है और इसके अपन प्रश्न करेंगे। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपके 7 प्रश्न आएंगे, आपके पेपर में 7 प्रश्न जो है वो आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द। तो पहला देखो प्रश्न है, पहला मतलब क्रम से चौथा प्रश्न ये रहेगा कि टेलीविजन से जुड़ी विशेषताएं और कमियां लिखिए। अब हम बात करते हैं जनसंचार के माध्यमों की बच्चों। तो जनसंचार के 4 माध्यम हैं। जनसंचार के 4 माध्यम है, उसमें से एक माध्यम है टेलीविजन, है ना, जिसे हम टीवी कहते हैं। टीवी यानी टेलीविजन। तो टेलीविजन की विशेषताएं और उसकी कमियां बतानी। विशेषताएं क्या है कि टेलीविजन दूसरे जो जनसंचार के माध्यम है उससे बेहतर कैसे है, और इसकी कमियां क्या है कि इसमें दूसरे जनसंचार माध्यम इससे बेटर कैसे है, तो इसकी कमियां क्या है। तो देखो विशेषताएं लिखेंगे कि भाई टेलीविजन की विशेषताएं इस तरीके से हैं। एक तो ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है। दृश्य का मतलब कि हम उसमें चित्र भी देख सकते हैं और उसे हम सुन भी सकते हैं। जैसे एंकर बोलता है, समाचार अगर चल रहे हैं तो हम उसे सुन भी सकते हैं और हम उसे देख भी सकते हैं, इसलिए ये एक दृश्य और श्रव्य माध्यम हो गया। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं। अब समाचार लेखन का जो तरीका होता है ना, जो शैली होती है वो उसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड क्या होता है कि जैसे मान लो ये तो पिरामिड हो गया, ये पिरामिड होता है। पिरामिड क्या होता है कि ऊपर से ऐसे चौड़ा, कम चौड़ा होता है, नीचे आते आते ऐसे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो ये तो पिरामिड हो गया। लेकिन समाचार जो लिखा जाता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली में ऐसे लिखा जाता है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली हो गई। तो याद रखना कि एक तो ये श्रव्य दृश्य माध्यम है, उस उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं, और अनपढ़ भी समाचारों को देखकर और सुन करके जानकारी पा सकते हैं। अगर आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तब भी वो चित्र देख लेगा, चित्र देख के समझ जाएगा अच्छा क्या बता रहा है ना, ऐसे। और अखबार में अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर नहीं, अनपढ़ आदमी है तो अखबार नहीं पढ़ पाएगा। तो ये इसका जो है वो ये इसकी विशेषता है, इसकी फायदा है। अब हम बात करें कमियों की कि इसकी कमियां क्या है। तो देखो कि किसी की छवि को बिगाड़ सकता है। भाई कई बार झूठी चीज़ें भी आ जाती है टेलीविज़न में, तो वो एक थोड़ा सा किसी के बारे में ये उसका ड्रॉबैक है। मामूली घटना को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। अब जैसे कई बार उनके पास सामग्री नहीं है, दूसरी चीज़ें अगर दिखाने के लिए नहीं है, तो वो एक चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके उसे प्रसारित करते रहते हैं बार बार। और नेक्स्ट है सत्यता के प्रमाण का नितांत अभाव। कई बार चीज़ें का प्रूफ नहीं होता है कि भाई किस आधार पर कह रहे हैं, तो ऐसे भी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये कुछ इनकी कमियां भी हैं। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखो, अगर जनसंचार के प्रमुख माध्यमों की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जनसंचार के 4 माध्यम हैं। आगे क्या लिखा है कि इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में
क्या प्रमुख अंतर है? तो जनसंचार के 4 माध्यम हैं। जनसंचार के 4 माध्यमों में एक हो गया जो प्रिंट मीडिया होता है, अखबार जो होते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो होती है वो प्रिंट मीडिया कहलाता है। तो एक तो हो गया प्रिंट मीडिया, उसके बाद दूसरा हो गया टीवी यानी टेलीविजन, तीसरा हो गया रेडियो और चौथा हो गया इंटरनेट। तो ये जो 4 माध्यम है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये 4 ही आपको याद रखना है, लेकिन इन चारों में भी अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है इन चारों में से। तो इसमें प्रिंट मीडिया जो है वो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, ध्यान रखना। और अगर प्रश्न बनता है कि जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम कौन सा है, तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम है। अगर प्रश्न बनता है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तब भी इंटरनेट आएगा, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है कि हम किसी भी समाचार को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये तीनों सुविधाएं होती है। जब इच्छा हो तब हम देख सकते हैं। नेट अगर हम इंटरनेट पर हम जब चाहें तब हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन टीवी पर उनका एक प्रसारण का एक निश्चित समय होता है, किसी भी कार्यक्रम के, रेडियो पर भी किसी कार्यक्रम के प्रसारण का एक निश्चित समय होता है। हम उसे मर्जी आवे तब नहीं सुन सकते, जब हमारी इच्छा हो तब नहीं सुन सकते। और दूसरा ये होता है कि इसमें खाली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक समय सीमा होती है, उसी के भीतर हम ये कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर हम जब चाहें तब उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। क्या होता है कि जो अखबार होता है वो खाली पढ़ने के लिए होता है, हम अखबार को खाली पढ़ सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते। अखबार में चित्र, चलते हुए वीडियोस हम नहीं देख सकते, तो ये खाली सुनने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए होता है। रेडियो सुनने के लिए होता है, रेडियो में खाली हम केवल आवाज़ हमें सुनाई देती है, और टीवी में हम उसे देख भी सकते हैं और हम उसे सुन भी सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर हमें पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसीलिए जो इंटरनेट है ये जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम, सबसे नवीनतम माध्यम और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है छठा प्रश्न है कि दूरदर्शन और अपसंस्कृति पर एक फीचर लिखिए। अभी देखो हमने एक प्रश्न किया था, फीचर जो किया था कि फीचर के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो व्यक्तिगत फीचर हमने लिखा था, है ना, समाचार फीचर हमने लिखा था। तो अब इसमें से अगर मान लो एक प्रश्न आता है कि दूरदर्शन और अपसंस्कृति पर एक फीचर आप लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि अपने अनेक अकल्पनीय लाभों के साथ ही दूरदर्शन हमारी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और मूल्यों को प्रभावित भी कर रहा है। कई सारे लाभ भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इसकी कमियां हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी रहती है कि ये जो जैसे सामाजिक व्यवस्था को भी नुकसान होता है, हमारी संस्कृति और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उस पर भी कई बार बुरा प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन पर आरोप है कि उसने पश्चिमी अपसंस्कृति का प्रचार किया है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर थोपी है। जैसे जैसे हम टीवियों में, समाचारों में जो है दूरदर्शन पर हम जो चीज़ें देखते हैं, तो वही चीज़ें हम अपने पर लागू करने, हम उसे यूज़ करने, हम अपने घर में यूज़ करने का जो है वो प्रयास करते हैं। और इससे क्या होता है कि युवा वर्ग को स्वच्छंद और संस्कारहीन अपनी संस्कृति का तिरस्कार करने वाला बनाया जाता है। दूरदर्शन आम आदमी के सामने टोने टोटके भविष्यवाणी के प्रदर्शन द्वारा अंधविश्वास बढ़ा रहा है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वह अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 6 प्रश्न किए हैं और 7वां प्रश्न भी हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि कविता जो है ना, आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन साहब की, इसमें लिखा है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और उसी कविता में एक और पंक्ति है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, है ना, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये तो 2 विपरीत अर्थ रखने वाली बातें हो गई, 2 विरोधाभासी चीजें हुई। एक तरफ तो कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए घूम रहा हूँ, मतलब कि मैं जगत की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं जगत के जो उत्तरदायित्व है मेरे में निभा रहा हूँ। दूसरी तरफ आप
कह रहे हो कि मैं इस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। तो इस विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो देखो, पहला तो हमारा है कि जग जीवन का भार लिए फिरना। इसका आशय है संसार में रह करके सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। हम समाज में रह रहे हैं तो हमारे जो दायित्व बनते हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन्हें हम निभाना। सामाजिक उत्तरदायित्वों को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। पहली पंक्ति तो क्लियर हो गई। दूसरी है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि जो परिपाटी है संसार की, जो सांसारिक परंपरा है, जो प्रचलित और मान्य जो विचार हैं, परंपरा है, इन पर ध्यान नहीं देना। मतलब हमें अपना काम करना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और साथ ही साथ हमें अपने हिसाब से जीवन जीना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, परंपराएं क्या है, विचार क्या है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें अपना काम करना है, लेकिन हमें हमारे उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी करनी है। कवि अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है, परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। संसार जिस तरीके से चलाना चाहता है कवि को, उस तरीके से नहीं। कवि अपने हिसाब से अपना जीवन जिएगा, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चूंकि आपके 7 प्रश्न ही आएंगे, मैंने पहले भी बताया था, पर हम एक्स्ट्रा प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि आपका अभ्यास हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इन सब का हम अभ्यास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम इसी प्रकार की, ये तो मॉडल पेपर है, लेकिन इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं आपके परीक्षा में आने वाली जो संभावना होती है उसका हम अभ्यास करेंगे। खूब सारे वीडियोज लाऊंगा मैं, इसका एक शेड्यूल बनाऊंगा। नेक्स्ट जो संडे को, जैसे कि प्रति संडे को हम एक वीडियो आपको, एक हमारी जो श्रृंखला जारी करते हैं कि तैयारी से रिलेटेड जो चीज़ें, तो उसमें हमारा जो टाइम टेबल है कि हम आपको कैसे तैयारी करवाएंगे, किस तरीके से हम हाफ ईयरली से पहले और वार्षिक परीक्षा से पहले हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो वो भी जो शेड्यूल है वो मैं बताऊंगा। तो इस बार का जो नेक्स्ट हमारा जो संडे की जो हमारी जो आपकी क्लास रहेगी, उस क्लास में हम इसी पर बात करेंगे कि हम हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट कोर्स कैसे करेंगे। लाइव क्लास जो हमारी चलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ ये जितने भी मॉडल पेपर्स हम कर रहे हैं बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो शेड्यूल हमारा रहता है, और साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज हैं, सारे हमारे कोर्सेज हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड इसे सर्च करेंगे, एजुकेशन राइज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और वहां पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने सारे के सारे नोट्स, जैसे पीडीएफ के रूप में नोट्स, सभी चैप्टर्स के वीडियोज, और उसके ऑनलाइन टेस्ट, उसके एमसीक्यूज, और उसके क्वेश्चन आंसर्स, और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल करवाई है। अगर हिंदी है तो हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश है तो इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर, सब कुछ आपको मिलेगा इन कोर्सेज में। और हमारे जो कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट की कोर्स की फीस है ओनली 99 रुपये, केवल 99 रुपये, पूरे साल की वैलिडिटी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये 99 रुपये में। इसमें हम मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला हमारा जो बच्चों प्रश्न है, वो प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है वो ये है कि काली सिल और स्लेट का उपमान देकर के कवि क्या बताना चाहता है। आपको याद होगा ये प्रश्न जो है ये अपनी जो कविता है ऊषा कविता है ना, ऊषा कविता से लिया गया है। और इस ऊषा कविता में कवि जो है वो क्या कर रहा है कि भोर के समय का जो आसमान है उसमें कुछ कालापन है, कुछ नीलापन है ना। तो काले और नीले आकाश पर सूर्य की लाल किरणें पड़ने से पूर्व जो प्राकृतिक शोभा दिखाई देती है, और जो प्राकृतिक शोभा में जो लगातार परिवर्तन हो रहा होता है, उसकी इस अतीव सुंदरता बताने के लिए कवि ने इस तरह का उपमान दिया है। अर्थात कवि इससे भोर की प्राकृतिक सुंदरता बताना चाहता है। तो पल पल जो आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में, आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है इस प्रकृति का, उस परिवर्तन को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इन उपमानों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक और प्रश्न है, नेक्स्ट 9वां प्रश्न क्या कहा है यहाँ पे देखिए कि गगरी फूटी बैल पियासा, पियासा मतलब प्यासा है ना, पियासा मतलब प्यासा।
तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि भाई इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, बैलों को प्यासा क्यों बताया गया है कवि ने यहाँ पे। तो आप लिखेंगे कि इंद्र सेना के इस खेल गीत में इस आशय से ऐसा कहा गया है कि वर्षा न होने से घरों के बर्तन सूख करके फूट गए हैं, मतलब बर्तन सूख गए हैं, कहीं पर भी पानी नहीं, नलों में बिल्कुल पानी नहीं आता, जमीन सूख गई है, और जमीन सूखने से जो है वो वहाँ पे दरारें पड़ गई है, जमीन में पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, और खेती भी सूखी जा रही है, तो सूख चुकी है पूरी तरह से। कृषि के रीढ़ बैल होते हैं। अब देखो आजकल तो सारी मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए और कई प्रकार के खेती के साधन आ गए वर्तमान समय में, तो लेकिन पहले खेती का सारा काम जो है वो बैलों से किया जाता था। तो उस समय बैलों ही खेती का एक आधार माना जाता था, और पानी नहीं होने से जब खेती सूख जाती थी तो वो बैल भी प्यासे रह जाते थे, वे भी प्यास के कारण मरे जा रहे हैं और खेती नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि गगरी फूटी की फूटी रह गई। गगरी मैंने मटकी, मटकियां फूट चुकी है, पानी नहीं उसमें, और बैल प्यासे मर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो अकाल जैसी हालात बने हैं उसका कवि ने वर्णन किया है। बच्चों और भी खूब सारे इसी प्रकार के हमारे लघुतरात्मक प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको ये सारे प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए। अभी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।